एग्ज़ाम दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद से। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने बता दिया है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ये सारा कुछ हमने क्लियर कर लिया है अब तक। हाँ, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तथा किसी व्यापक बिंदु पर, ना तो वो अक्षीय स्थिति में होगा ना ही निरक्षीय स्थिति में, ऐसे बिंदु पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र भी निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर पहला वीडियो, इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए ज़रूर, और फिर इसको देखिए तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक द्विध्रुव है, इस तरह से द्विध्रुव ए बी जो कि -q और +q से बना हुआ है। -q चार्ज तथा +q चार्ज से बना है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान क्या लेते हैं, ये होता है 2l। ठीक है, अब तक पिछले वीडियो में भी ऐसा ही माना गया था, तो 2l और यहाँ भी माना ही जाएगा 2l। मध्य बिंदु से इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बराबर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी बराबर रहेगा। ठीक है, इस तरह से। अब इस द्विध्रुव के निरक्षीय मतलब बिल्कुल लंबार्धक लाइन पर कोई बिंदु होगा, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। लंबार्धक का मतलब बिल्कुल इसके लंबवत, जो इसको बराबर है, हिस्सा काट रहा हो, इस तरह से देखिए। तो ये जो लंबार्धक रेखा है ये निरक्षीय स्थिति को बताएगा, को व्यक्त करता है। ठीक है, अब इसी स्थिति में यानी इसी लाइन पर कोई या किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कहा जाए तो इसका मतलब है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है आपसे। तो जैसे कहें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना हो, आपसे यहाँ कह सकता है, यहाँ कह सकता है, यहाँ कह सकता है, दूरी भी और ले सकता है वो। ठीक है, मान लेते हैं ये बिंदु है P, इस P पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। क्लियर है, फिर से एक बार मान लेते हैं कि एक हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है AB जो कि -q +q चार्ज से बना हुआ है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2l तथा मध्य बिंदु से इन दोनों बराबर दूरी पर हैं। और इस द्विध्रुव के लंबार्धक रेखा पर यानी उसके निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P है जो कि इस मध्य बिंदु से यानी मध्य बिंदु O से r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। और यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो -q के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, E1 बराबर, E1 कहते हैं। तो E1 बराबर कितना होगा? तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश है क्यों बटे अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, देखो ये है होगा डिस्टेंस A से P तक, तो AP का स्क्वायर है ना, AP का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा? तो नेगेटिव चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसी की ओर होगा, इस तरह से। और ये है E1। क्लियर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा E1 आवेश की ओर, Q आवेश की ओर होगा ना, माइनस चार्ज है इसलिए वैद्युत क्षेत्र इसी की ओर होगा। यहाँ एक बात देखिए, AP और PB के बीच की दूरी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दोनों आवेश बराबर दूरी पर हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक L और यहाँ से लेकर यहाँ तक L है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी R है ना, ये लाइन कॉमन है दोनों के लिए। तो ऐसे में त्रिभुज O है ना, एक समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पर भी PBO एक समकोण त्रिभुज है ना। तो ऐसे में देखिए, तो ये कर्ण यानी AP और PB बराबर है, क्योंकि एक, अब देखिए तो एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है। तो AP रेखा लाइन या भुजा AP और PB बराबर होंगे, है ना। आप इसका वैल्यू भी याद कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज APO में AP स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार है AO का स्क्वायर प्लस लंब है OP का स्क्वायर। तो AO का वैल्यू क्या है? L का स्क्वायर
OP का वैल्यू है R, तो R का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो रूट हो जाएगा, और AP बराबर मिलता है इतना, और इतना ही मिलेगा P से B तक की लंबाई, है ना। यहाँ कर देते हैं बराबर PB। क्लियर है। तो AP बराबर रखिए तो क्या मिलता है, E1 बराबर 1/4πε0 Q अपान AP के स्थान पर रखोगे रूट L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, यहाँ इस होल स्क्वायर भी है और होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो E1 बराबर मिलता है 1/4πε0 इंटू Q अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर है। डायरेक्शन P से A की ओर, क्लियर है, PA की ओर, क्लियर, PA की ओर। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर क्या होगा भाई, तो देखिए 1/4πε0 इंटू आवेश क्या है, तो Q डिस्टेंस B से लेकर P तक, यानी PB का स्क्वायर, PB का वैल्यू रखेंगे तो E2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपान PB का वैल्यू है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो लिखेंगे E2 बराबर 1/4πε0 इंटू आवेश Q अपान स्क्वायर से रूट हटेगा तो मैं लिखेंगे जाएगा L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। क्लियर है। L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन बाहर की ओर, इस तरह से E2 का डायरेक्शन B से P की ओर, BP की ओर। क्लियर है, BP की ओर इस तरह से मिल जाता है ना। देखिए तो बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र हैं E1 और E2, लेकिन अलग अलग दिशा में है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए E2 और E1 को दो घटक में डिवाइड कर लेते हैं, एक घटक क्षैतिज में लेते हैं और एक लंबवत। यहाँ बनाते हैं, इसी को यहाँ लिख रहे हैं E2 कुछ इस तरह से, ये है E2 और E1 इस तरह से नीचे की ओर E1, है ना। E2 का अगर आप क्षैतिज में इस तरफ से घटक निकालें तो मिलेगा E2 cos थीटा, और E1 का या इसके लंबवत एक घटक में और मिलेगा लंबवत इस तरफ, तो E2 sin थीटा। भाई एक बात समझिए, APAB एक समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। मान लेते हैं कि ये जो PB लाइन है इसके अक्ष से यानी AB से थीटा कोण बनाता है, तो जो कोण थीटा यहाँ होगा वही कोण तो थीटा ये भी होगा, संगत कोण है। ऐसे ही अगर ये बराबर थीटा है तो ये भी बराबर थीटा होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है, ये थीटा तो ये भी थीटा बराबर, क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक है, इस तरह से ये कोण अगर थीटा था तो E2 को दो घटक में डिवाइड किया आपने, E2 जो क्षैतिज घटक मिला E2 cos थीटा और लंबवत E2 sin थीटा। ऐसे ही E1 को भी डिवाइड करते हैं तो इस तरफ जो घटक मिलेगा वो है E1 cos थीटा और लंबवत इसके तो E1 sin थीटा। क्लियर है। E2 का और E1 का वैल्यू देखिए तो यहाँ से बराबर है, E1 का वैल्यू है देखिए और E2 का वैल्यू ये रहा यहाँ पर, तो दोनों बराबर हैं, विपरीत दिशा में है, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये जो E2 cos थीटा और E1 cos थीटा है एक ही डायरेक्शन होने के नाते, है ना, तो दोनों जुड़ जाएंगे। और इस बिंदु P पर ये पॉइंट P है, नेट परिणामी क्षेत्र यानी कहने का मतलब इन्हीं दोनों के कारण होगा, एक ही दिशा में है तो जुड़ेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र
E बराबर E2 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। क्लियर है? रखिए वैल्यू E2 cos थीटा। E2 का वैल्यू ये है, मतलब यहाँ पर 1। अच्छा, इसमें cos थीटा कॉमन भी है, कॉमन ले लीजिए। तो cos थीटा कॉमन ब्रैकेट में बस रहा है। E2 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। और E1 का वैल्यू भी इतना ही मिलता है, चूँकि बराबर है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ठीक है, दोनों सेम है, जुड़ जाएंगे। तो कुल मिला के मिलता है 1/2 अपान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, है ना, इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। ये कोण थीटा है, तो त्रिभुज POB में कॉस थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार है L, कर्ण है PB का वैल्यू ये रहा। तो लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, रूट है तो इसलिए होल पावर 1/2 कर देते हैं। ठीक है, कॉस थीटा के स्थान पर रखिए तो मिल जाता है 2 अपान, या कह लीजिए इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा के स्थान पर L अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल पावर 1/2। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर थीटा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर दोनों आधार समान है, घातें अलग अलग हैं। क्योंकि गुणा करना है इसलिए घातें जुड़ जाएंगी। तो E बराबर क्या मिल जाता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल पावर 1 प्लस 1/2 मीन्स 3/2, है ना। यहाँ पर एक बात देखिए, समझिए, ये वैल्यू तब के लिए सही है जब R का मान L की तुलना में लगभग सेम रहे, समतुल्य रहे, ऐसा लगभग सेम रहे तो ठीक है। लेकिन अगर R का मान बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में स्क्वायर करेंगे R स्क्वायर में, अगर आप L स्क्वायर को जोड़ते हैं तो लगभग वो R स्क्वायर के बराबर ही मिलता है, इसलिए L स्क्वायर के टर्म को छोड़ देंगे। ठीक है, लिखते हैं यदि R इज़ ग्रेटर देन L, तो L स्क्वायर के टर्म को छोड़िए, तो ऐसे में E बराबर मिल जाएगा आपको, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ एक बात और देखिए, 2QL, ये AB द्विध्रुव का आघूर्ण है। आघूर्ण P बराबर क्या, 2QL, है ना, ये आप पहले से जानते हैं। तो 2QL के स्थान पर P लिखिए, P अपान, यहाँ पर क्या बचेगा, L स्क्वायर को हटाएंगे तो R स्क्वायर बचेगा सिर्फ, और R स्क्वायर का होल पावर 3/2, है ना। R स्क्वायर, R का पावर 2 का पावर है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल। क्लियर, E बराबर यहाँ से मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान R का क्यूब। क्लियर है। इस तरह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E का मान मिल चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान R क्यूब। और डायरेक्शन क्या होगा, चलिए डायरेक्शन देखिए, तो E बराबर क्या है, E2 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। डायरेक्शन इस तरफ है, यानी ये डायरेक्शन ये है E का, और ये जो है ये प्लस से माइनस की तरफ, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाने वाली रेखा के समानांतर है। तो आप कह सकते हैं कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से आवेश से नेगेटिव आवेश की ओर। क्लियर है। तो ये बिंदु P पर जो कि निरक्षीय स्थिति में था, वहाँ पर हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया है, जो कि आपके सामने है। एक बात समझिए, हम लोगों ने जब द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निकाला था R दूरी पर, तो यहाँ पर 2P/R³ था। सारा कुछ ऐसा ही था, लेकिन यहाँ 2P था।
अब देखिए निरक्षीय स्थिति निकाल रहे हैं तो यहाँ पर P केवल है। इसका मतलब ये रहा कि द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र एक निश्चित दूरी के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र से दोगुना होता है ना। ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं किसी व्यापक बिंदु पर। व्यापक बिंदु का मतलब है कि ना तो वो अक्षीय स्थिति में होगा और ना ही निरक्षीय स्थिति में होगा, बल्कि किसी अलग अन्य बिंदुओं पर होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। सपोज करिए ये द्विध्रुव है, इस तरह से द्विध्रुव AB, A पर है -q चार्ज, मतलब कह लीजिए कि A -q और +q से बना है। इन दोनों के बीच की दूरी है 2l, है ना। मध्य बिंदु से दोनों आवेश बराबर दूरी पर है, ये l और ये भी l दूरी पर है। इस मध्य बिंदु से, जो कि O पॉइंट मान लेते हैं, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है यहाँ पर, जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखिए तो बिंदु P जो है ना तो वो अक्षीय स्थिति में है ना ही निरक्षीय स्थिति में है ना, अलग है। तो बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, अब देखिए आप तो द्विध्रुव -q +q से बना है, इनके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, तो P बराबर 2ql, एक सदिश राशि है। डायरेक्शन क्या होता है, तो -q से +q की तरफ, है ना। हम लोग करेंगे क्या, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इसकी द्विध्रुव आघूर्ण को दो घटक में डिवाइड करेंगे। एक घटक OP की दिशा में लेंगे और दूसरा इसके ठीक लंबवत। ठीक है, इस द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, P बराबर 2ql। इसका OP की डायरेक्शन में घटक, मान लीजिए कि OP रेखा इस द्विध्रुव की अक्ष से थीटा कोण बनाता है। ठीक है, तो ऐसे में इस द्विध्रुव का OP के डायरेक्शन में जो घटक मिलेगा कुछ इस तरह से, तो इसका वैल्यू होगा, यानी इसका आघूर्ण होगा P cos थीटा, और जबकि लंबवत जो घटक प्राप्त होगा इस तरह से, इसका वैल्यू होगा, यानी इसका आघूर्ण होगा P sin थीटा। क्लियर है। अब देखिए तो जो इस आघूर्ण के अक्ष में है बिंदु P तथा इस वाले आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के, यानी आघूर्ण के निरक्षीय स्थिति में है बिंदु P, तो अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिख रहे हैं यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा भाई, E1 कहते हैं। तो E1 बराबर अक्षीय स्थिति में है, इसलिए 1/4 पाई ε0, फार्मूला आप जानते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के लिए। तो 2p, p के स्थान पर p cos थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो p cos थीटा अपॉन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक r है, आप लिख लीजिए OP = r, तो r का क्यूब। क्लियर है। डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिए अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र जब भी निकाला जाता है तो ऐसे में उस वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव, तो डायरेक्शन इस तरह से बाहर की ओर E1 का। ठीक है, अब P sin थीटा के कारण द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, है ना, तो E2 बराबर कहते हैं। क्लियर है। किसके बराबर, ये जो देखिए ये है P sin थीटा, इसके बराबर, इसके लंबवत दिशा में है बिंदु P, लंबवत यानी उसके निरक्षीय स्थिति में है। तो E2 बराबर क्या, 1/4 पाई ε0 इंटू P अपॉन r³ होता है। यहाँ P के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो P sin थीटा बटे r का क्यूब। डायरेक्शन, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की बात करें, उसकी डायरेक्शन की बात करें, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है ना। इसके समानांतर ये इस तरह से लेंगे, यहाँ पर ये डायरेक्शन है E2 का। क्लियर है। इस तरह से आपको E2 और E1 का डायरेक्शन, E1 इस तरफ, E2 इस तरफ, क्लियर मिल गया है।
बिंदु P पर E1 और E2 अलग अलग डायरेक्शन में है ना। इनका परिणामी क्या होगा, तो परिणामी देखिए, तो इसको इन दोनों सदिशों का जो कि एक दूसरे से लंबवत 90 डिग्री पर है, इनका परिणामी कुछ इस तरह से है ना। इनको आप समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़ेंगे तो परिणामी कुछ इस तरह से मिल जाएगा, और ये है E, परिणामी है E, ठीक है। मान लेते हैं कि जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है P पर, वो E1 से फाई कोण पर है। कितनी कोण पर है, तो फाई। E का परिमाण क्या होगा, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा भाई, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा होता, चूँकि दोनों के बीच 90 डिग्री है तो cos 90 का वाला 0, इसलिए 2E1 E2 cos थीटा का वाला प्रोडक्ट यानी पद जो है टर्म हट जाएगा, 0 होगा, इसलिए हटा देते हैं, उसको छोड़ते हैं। यहाँ रखिए E1 E2 का वैल्यू, तो E1 का वैल्यू है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p cos थीटा अपान r का क्यूब। यहाँ देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं, और प्लस E2 के स्थान पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p साइन थीटा अपान r का क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू और p तथा r क्यूब कॉमन है, कॉमन लीजिए। कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर के रूप में बाहर आएगा, और इसके स्क्वायर के रूप में जब इन दोनों से बाहर आएगा, रूट है ये स्क्वायर में है तो ये बाहर हो जाएंगे, इस तरह से रूट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख रहे हैं तो देखिए E बराबर कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे r क्यूब, कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर के रूप में बाहर आएंगे, और स्क्वायर से रूट हटेगा इनके लिए, तो ये बाहर हो जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान r का क्यूब। बच के आ रहा है भीतर रूट में, तो बचेगा इधर 2 cos थीटा, इनका स्क्वायर करोगे आप तो 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस, है ना। यहाँ क्या बच रहा है, सिर्फ साइन थीटा, तो साइन का स्क्वायर कर देंगे और मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन को कॉस में बदल डालिए, ठीक है, तो बदलिए क्या मिलता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ठीक है लिखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान r का क्यूब रूट में 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस इसके स्थान पर लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इसमें से ये घटेगा, कुल मिला के मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r का क्यूब। यहाँ बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 को पहले लिखिए, तो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, क्लियर है। तो ये वैद्युत क्षेत्र मिल गया आपको बिंदु P पर, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। और डायरेक्शन आप देख रहे हैं E के दिशा में, ठीक है। डायरेक्शन निकालना है तो फाई का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, तो tan फाई बराबर क्या होगा भाई, यहाँ मिटा रहे हैं, तो बात करें tan फाई बराबर E का दिशा, E की दिशा, तो क्या मिलेगा, तो tan फाई इज इक्वल्स टू लंब बटे आधार, लंब क्या होगा E2 और आधार है E1, तो E2 अपान E1, है ना, क्लियर है। तो E2 का वैल्यू रखिए, और अभी E2 बराबर निकाला गया था, E2 का वैल्यू आया था, E2 डायरेक्शन इस तरफ, इसका मतलब है ये निरक्षी वाला रहा होगा, हाँ। तो tan फाई इज इक्वल्स टू मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, निरक्षी से के लिए तो था p साइन थीटा, E2 बराबर रहा होगा, था मतलब अभी निकाला गया था r का क्यूब
और होल अपान E1 बराबर है 1/4πε0 इंटू पी साइन थीटा अपान आर का क्यूब, है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल होगा, पी से पी कैंसिल होगा, लेकिन अच्छी स्थिति में 2p cos थीटा मिलता है। यहाँ पर 2p cos थीटा होगा, 2p cos थीटा, p से p कैंसिल है, ठीक है। तो क्या बच रहा है, tan phi इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा 1/2 और यहाँ साइन थीटा अपान कॉस थीटा मतलब tan थीटा, ठीक है। ये है tan थीटा। तो इस तरह से वैद्युत परिणामी वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन भी मिल गया। थीटा आपको पता होगा, यहाँ रखिएगा तो tan phi का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से कोड मिल जाएगा, ई का डायरेक्शन भी क्लियर है। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र ये रहा, डायरेक्शन ये रहा। आप अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आता है तो आप यहाँ सीधे फार्मूले रखिए, थीटा का वैल्यू रखिए, डायरेक्शन मिलेगा। यहाँ पर P R थीटा का वैल्यू रखिए तो ई का वैल्यू मिल जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से ये बहुत सरल हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।